हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि समुच्चय का निर्धारण कैसे होता है और समुच्चय क्या कहलाता है। आपको पता है कि जो भी परिभाषित और निश्चित होता है वो समुच्चय होता है, और जो कि अनिश्चित होगा अर्थात पूर्णतः परिभाषित नहीं होगा वह समुच्चय नहीं होगा। तो पहला प्रश्न जो हमारा है इसमें हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन नहीं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको पता है जे अक्षर से क्या क्या प्रारंभ होता है। तो जे से हमारा जनवरी आता है सबसे पहले, तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है, फिर जुलाई आता है, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी में भी जे नहीं आता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष में 3 महीने होते हैं, अर्थात यह परिभाषित है। तो क्या यह समुच्चय है? हाँ, क्योंकि यह परिभाषित है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आपको जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं प्रतिभाशाली या फिर विख्यात, तो इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं कि हम किसी प्रतिभाशाली या किसी विख्यात कहेंगे, क्योंकि इनकी ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, या फिर इन्हें ऐसे अलग से परिभाषित नहीं करके रखा गया है कि यह इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, विख्यात या सबसे प्रतिभाशाली लेखक या गायक कुछ भी हो। क्योंकि हर एक लेखक, हर एक गायक या हर एक गणितज्ञ या किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति जो किसी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, उसमें से हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं यह विख्यात या प्रतिभाशाली है और ये नहीं। तो क्या हम भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह अलग अलग हो सकता है सबके लिए। किसी के लिए कोई, किसी को कोई राइटर पसंद हो सकता है, किसी को कोई और। तो इस प्रकार हम लेखकों को डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा लेखक प्रतिभाशाली है और कौन सा नहीं। तो क्या यह समुच्चय हमारा एक क्या यह हमारा समुच्चय कहलाएगा? तो नहीं। फिर अगला हमारा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह भी सेम वही प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हम 11 बल्लेबाज सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, जो कि जिन्हें आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो। आपकी दृष्टि में कोई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो सकता है, किसी अन्य की दृष्टि में कोई और। तो क्या हम केवल और केवल विश्व के सभी खिलाड़ियों में से 11 बल्लेबाजों को संग्रहित कर सकते हैं जिसे हम सर्वश्रेष्ठ बोले? तो नहीं, इसलिए यह भी हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। फिर है अगला प्रश्न हमारा, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। तो आपको पता है कि हर एक कक्षा में बच्चों की संख्या निर्धारित होती है। हर एक कक्षा में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हमें पहले ही पता होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी कक्षा में जो स्टूडेंट हैं, आपकी कक्षा में जो बालक हैं, उनकी संख्या 50 है। किसी और कक्षा में अलग हो सकती है, पर क्या आप उसे एक निश्चित रूप में बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं। आपसे यदि पूछा जाता है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप उसे आराम से बता सकते हैं, अर्थात यह एक समुच्चय है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो 100 से कम प्राकृत संख्या हम आपको बताए थे नेचुरल नंबर, जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं। तो 1, 2, 3। अब चूंकि इस प्रकार से जाता जाएगा, पूरी संख्याएं हम नहीं लिख सकते एक जगह, तो इसे आप इस प्रकार डैश डैश करके लिख देंगे। और 100 से कम कहा गया है, इसलिए ये केवल 99 तक जाएगा। तो क्या यह परिभाषित है? बिल्कुल। 1 से लेकर के 99 तक में जितनी भी संख्याएं आएंगी वह सभी इस समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। यह परिभाषित रूप में है, संग्रहित रूप में, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए, लेखक जो प्रेमचंद हैं उन्होंने जैसे उपन्यास लिखे हैं गोदान, गबन, इस प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। आपको यहाँ पर नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये समुच्चय है कि नहीं, तो किस प्रकार निर्धारित होगा। तो आपको पता है कि कोई भी जो लेखक होगा वो यदि कोई कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो उससे कुछ निर्धारित संख्या होगी कि उसे अपने जीवन काल में इतने उपन्यास या इतनी कहानियां लिखें। तो इसी प्रकार लेखक प्रेमचंद के भी उपन्यासों का संग्रह निश्चित होगा कि उन्होंने ये उपन्यास लिखे। तो इस प्रकार क्या यह निश्चित है कि नहीं? तो निश्चित है, इसलिए ये समुच्चय है कि नहीं? तो यह समुच्चय है। फिर आगे हमारा प्रश्न आता है, सभी
सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक, पूर्णांक जैसे आपको पता है जीरो और जितनी भी धनात्मक संख्याएं और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वह आपकी क्या होती हैं, वह आपकी पूर्णांक होती हैं। यहाँ पर बोला है सम पूर्णांक, तो आपको पता है पूर्णांक कहाँ से प्रारंभ होते हैं, जीरो से लेकर के धनात्मक और ऋणात्मक, पर यहाँ पर बोला सभी सम पूर्णांक। अब सम पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी, तो इसलिए आपका ये जैसे जीरो हो गया, उसके अलावा -2, -4, -6, ऐसी अगर धनात्मक में लेंगे तो 2, 4, 6, इस तरीके से ये पूरा जाता जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो से लेकर के -2, -4 और माइनस इनफाइनाइट की ओर पर सम संख्याएं लेनी है। और इस तरीके से धनात्मक ओर भी आप जाएंगे तो 2, 4, 6 और इस तरीके से जितने भी आपके धन की ओर के सम पूर्णांक होंगे उन्हें आप ले लेंगे। तो ये भी एक परिभाषित है, क्योंकि इसे हम बता सकते हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं आएंगी, अर्थात यह भी समुच्चय कहलाएगा हमारा। फिर है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आपको पता है हर अध्याय में प्रश्न जितने भी होते हैं उनमें नंबर डले होते हैं, तो मतलब हमें पता है कि इस अध्याय में कितने प्रश्न आ रहे हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, अर्थात वह भी क्या है, परिभाषित है, सुपरिभाषित है, अर्थात यह भी समुच्चय कहलाएगा। फिर है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि कौन कौन से जानवर हैं जो खतरनाक हैं, तो आप इसका उत्तर दीजिए। ये उत्तर आप अपने अन्य दोस्तों से पूछिए कि उन्हें क्या लगता है कि कौन 10 खतरनाक जानवर है। तो क्या आपका और आपके दोस्त के उत्तर समान होंगे? नहीं, उसमें हो सकता है कि आपने 4 जानवरों के नाम सेम सेम बताए हों पर 6 जानवर आपने अलग अलग बता दिए हों। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो खतरनाक जानवर है उसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, हर एक व्यक्ति किसी दूसरे जानवर को खतरनाक समझ सकता है, और खतरनाक जानवर तो कई हैं, हम केवल 10 नहीं बता सकते, उसमें भी पूरे विश्व में। तो क्या यह एक समुच्चय है? नहीं, क्योंकि यह परिभाषित नहीं है, यह एक निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित रूप में इसके कई आंसर हो सकते हैं, कई उत्तर हो सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। फिर चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि आपका समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे 1, 2 के बाद 3 ना हो, सीधे 4, 5, 6 हो, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। केवल ऐसा मान नहीं लेना कि 1, 2, 3 है तो 5, 6 तो बीच में 4 तो होगा ही, ये आपको ध्यान से देखना है हमेशा। अब इसमें हमें करना क्या है, रिक्त स्थान में जो भी ये खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ हमें बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये ई के जैसा जो चिन्ह बना होता है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग और इसको डज नॉट बिलोंग, तो अर्थात संबंध रखता है और संबंध नहीं रखता, यहाँ हमें भरना है। तो जैसे कि 5 दिया हुआ है, तो देखिए क्या 5 समुच्चय ए में आ रहा है, तो हाँ 5 हमें मिल रहा है, अर्थात ये बिलोंग करता है। फिर दूसरा प्रश्न है 8, तो क्या 8 कहीं पर भी है? नहीं, तो यहाँ पर लगेगा डज नॉट बिलोंग। फिर है 0, तो क्या 0 हमारा ए में है? नहीं, 0 हमारा ए में कहीं पर भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी हमारा होगा डज नॉट बिलोंग। इसी प्रकार से 4, तो 4 हमारा है, इसलिए यहाँ पर भी लगेगा बिलोंग का चिन्ह। 2 भी हमारा है, यहाँ पर भी इसलिए लगेगा बिलोंग का चिन्ह। फिर हमारा 10, तो क्या 10 इसमें कहीं पर भी है समुच्चय ए में? नहीं, तो यहाँ पर हमारा लगेगा डज नॉट बिलोंग का चिन्ह। धन्यवाद।